अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं उरूक, जिसको हम नसीजे उरूकी बोलेंगे, यानी वेसल्स की बात कर रहे हैं। तो उरूक 3 किस्म के होते हैं, शराइन, औरदा और उरूक शारिया। तो सबसे पहले हम शराइन की बात करें तो शराइन का मतलब क्या होगी, आर्टरीज़। तो जो हमारी आर्टरीज़ हैं हम उनको शराइन कहेंगे। अब इनके बारे में डिटेल्स देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले शराइन, ये वो उरूक है जो औरता यानी जो एओर्टा है, जो हमारे हार्ट में एओर्टा होता है, उसकी शाखें हैं। औरता शाख दर शाख तकसीम हो जाता है जो जिस्म के तमाम अज़ा में फैलती है। तो क्या होता है, इसकी ब्रांचेज़ होंगी। तो यहाँ पर क्या है, उरूक यानी वेसल्स निकलेंगे, एओर्टा जो होगा वहाँ से निकलेंगे। तो हार्ट से एओर्टा निकलेगा और उसकी ब्रांचेस बहुत सारी होंगी और ये शाख दर शाख यानी ब्रांच वाइज और ज़्यादा डिवाइड होता चला जाएगा और हमारे आज़ा तक पहुँचेगा। तो ये क्या था, यहाँ पर ये किस लिए पहुँचेगा, इन उरूक में तड़पने की खुसूसियात पाई जाती हैं, यानी और इस तड़प को इस्तिलाहन नब्ज़ कहते हैं। तो इसमें क्या पाया जाएगा, इनमें पल्सेशन पाया जाएगा। तड़पने की खुसूसियात यानी इनमें पल्सेशन पाया जाएगा और इसको हम इस्तिलाहन यानी टर्म्स में पल्स बोलते हैं। तो पल्स हम जानते हैं कि जो हमारे आर्टरीज़ होती हैं वो जो तड़पती हैं उसको जब हम महसूस करते हैं तो हम उसको पल्स नाम देते हैं। कल्ब से साफ़शुदा शराइन खून तमाम आज़ा को पहुंचाते हैं जिनसे आज़ा की नशोनुमा होती है। तो यहाँ पर जो हमारा हार्ट था तो हम देख रहे थे कि एओर्टा से क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि साफ़ शुदा शरियानी खून। तो शरियानी खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, जाएगा और आज़ा को नशोनुमा यानी ग्रोथ कराएगा, यानी वहाँ तक एनर्जी और दूसरी चीज़ें पहुँचाने वाला है, यानी जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो, और जो एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे और उसके अलावा जो उसके डेवलपमेंट में मदद करेंगे वो सारी चीज़ें इनमें ही होगी। और ऑक्सीजन जो वहाँ तक पहुँचने वाला है वो भी इसी में ही होगा। तो शराइन के बारे में हमने देखा कि ये एओर्टा से होता हुआ ब्रांच वाइज जाएगा, इसमें पल्सेशन पाया जाएगा जिसको हम पल्स के नाम से जानते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आज़ा तक पहुँचेगा। इसके बाद हम आते हैं औरदा पे। तो हम यहाँ पर वेंस की बात करें तो ये भी शराइन से मुशाबत होते हैं, यानी इनके सिमिलर होते हैं, लेकिन शराइन के बरखिलाफ़ यानी शराइन के अपोजिट इनकी दीवारों में लचक कम पाई जाती है। तब एक बार आर्टरी और वेंस में हम थोड़ी सी डिफरेंस देखते हैं। एक तरफ हम आर्टरी लिख रहे हैं, दूसरी तरफ वेंस लिख रहे हैं। तो जब हम आर्टरीज़ की बात करते हैं तो इनकी ख़ास बातें क्या हैं, पहला इनमें वॉल्स जो हैं एब्सेंट होते हैं। तो क्योंकि जब ये ब्लड जो इनमें होता है बहुत ज़्यादा स्पीड में जाता है तो आर्टरीज़ में जो वाल्व्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आर्टरीज़ कहाँ से निकलती हैं, आर्टरीज़ जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं, दीज आर अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। तो क्योंकि ये हार्ट के अवे होती हैं और हार्ट से ज़्यादा प्रेशर में खून जा रहा होता है तो यहाँ पर अगर वाल्व्स होंगे तो उसमें रुकावट होगी, तो यहाँ पर वाल्व्स नहीं पाए जाते, इसी वजह से बहुत तेज़ी में यहाँ से खून जाता है और इसकी वॉल्स जो हैं थिक होती हैं। अब इसकी वॉल्स थिक किस लिए होती हैं, क्योंकि हाई प्रेशर में ब्लड होता है। तो आर्टरी से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, पहली बात आर्टरी, जैसे ए फॉर आर्टरी एंड ए फॉर अवे, तो ये हार्ट से दूर खून लेकर जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि हार्ट जो है जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से जो खून यहाँ से जा रहा होता है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं, यहाँ पर थिक वॉल की ज़रूरत है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। उसके अलावा वाल्व्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वेंस की बात करेंगे तो ये इसके अपोजिट होंगे, क्या क्या होगा, वॉल्स इनमें प्रेजेंट होंगे और थिक वॉल्स जो होंगी इनकी थिक नहीं होंगी, यानी जो इसकी दीवार होगी वो थिक नहीं होगी। और अगर वाल्व की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ पर ये देख रहे हैं पल्सेशन से रिलेटेड कि जो आर्टरीज़ हैं इनमें पल्सेशन भी पाई जाएगी, लेकिन वेंस में ये पल्सेशन नहीं होगी। और एक और पॉइंट हमने ये भी देखा कि जो आर्टरीज़ हैं वो कौन सा ब्लड लेकर जा रहे हैं नॉर्मली, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं, जैसा अभी जब शराइन पढ़ा था। इसका एक एक्सेप्शन है, हम जानते हैं कि जब हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट हो जाता है, लेकिन नॉर्मली हम आर्टरी वेन की अगर बात करें तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। तो अब वेंस की बात करते हैं तो इसके बरखिलाफ़ इनमें लचक कम पाई जाती है। इसके अलावा इनमें तड़प भी नहीं होती, यानी इनमें पल्सेशन भी नहीं होता। इनके अंदर जो खून होता है उसमें दुखान की आमेजिश होती है, यानी CO2 इनमें ज़्यादा होता है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। तो ये आर्टरी के अपोजिट हो गया कि डीऑक्सीजनेटेड। आज़ा छोटी छोटी बारीक वरीदें शुरू हो जाती हैं जो बाहम मिलकर बड़ी बड़ी वरीदें बनाते हैं, जो आखिर में बाहम मिलकर अजौफेन, अजौफे आला व असफल, यानी अजौफेन जिन्हें हम कहते हैं, यानी सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के बारे में यहाँ बता रहे हैं, जो कल्ब में दाखिल होते हैं। तो यहाँ पर जो अगर सर्कुलेशन की बात करें तो जहाँ पे कल्ब हमारा हार्ट जो है
वहाँ पे राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो कहाँ से आया था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आज़ा से आया था, ऑर्गन से आया था जिन्होंने ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ किया था। तो ये हार्ट में जो है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट साइड में जाता है। और अगर इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ श्राइन की बात करें तो एओर्टा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी पहले तो लंग्स के पास गया था, ऑक्सीजनेट होकर आया था, वो एओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी तक जाता है जो ऑक्सीजनेटेड होता है। तो हम आर्टरी और वेन्स में जल्दी जल्दी डिफरेंस देखते हैं। पहली बात, आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट होगी। सेकंड, इसमें वाल्स नहीं होंगे क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा, और इसके जो वॉल होगी, जो इसकी दीवार होगी, वो थिक होगी। उसके अलावा इसमें पल्सेशन पाई जाएगी और जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, और बाकी जो भी चीज़ें वेन से रिलेटेड होंगी ये इसके अपोजिट होंगी। अब वेसल्स में ही हम थर्ड देखते हैं जिसको हम उरुके शारिया बोलते हैं। तो उरुके शारिया यानी कैपिलरीज। वरीदों और शिरानों के दरमियान बाल जैसी बारीक रगें शाखों के अंदर पाई जाती हैं। तो वरीद यानी वेन्स और शरियान यानी आर्टरीज। तो जब हम वेन्स की बात करें और आर्टरीज की बात करें तो इनके दरमियान में यानी इनके बीच में बाल जैसी बारीक रगें होंगी, रगें साख्तों के अंदर पाई जाती हैं, यानी इनके स्ट्रक्चर में क्या होगी, पाई जाएंगी रगें यानी वेसल्स हम कह रहे हैं। का हम पहले से ही जानते हैं कि कैपिलरीज का क्या काम होता है। कैपिलरीज इनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इसी वजह से हम यहाँ देखेंगे कि वेन्स और आर्टरीज के ये दरमियान में है। और एक और चीज़ हम देखेंगे, दीज आर टाइनी ब्लड वेसल्स। तो बिल्कुल पतली पतली वेसल्स होंगी और ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में काम करेंगी, जैसा ये फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं। इन उरुक के दीवारें बारीक मसामदार होती हैं यानी पोरस होती हैं, जिनसे खून की गिज़ाई अज्जा छन कर आज़ा में पहुंचते हैं और आज़ा की फुजलात दुखान छन कर इन उरुक में दाखिल हो जाते हैं। यानी एक एक्सचेंज का ये मीडियम प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली होती हैं और इनमें डिफ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। एक्सचेंज इनके लिए एक्सचेंज करना है, यहाँ पर चीज़ों का एक्सचेंज करना इजी हो जाता है, तो ये एक एक्सचेंज का मीडियम प्रोवाइड कराते हैं। आज़ा की साख्तों में इन्हीं उरुक के ज़रिए ग़िज़ा और रूह पहुँचती है। तो इन्हीं उरुक के ज़रिए ग़िज़ा यानी न्यूट्रिशन पहुँचेगा, और सेकंड चीज़ रूह यानी मेनली हम यहाँ पर O2 की बात करें तो जो हमारा ऑक्सीजन जो होगा उससे हमें रिलेट करना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी पहुँचेगा, यानी यहाँ पर O2। तो मेनली दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक न्यूट्रिशन और एक O2 जो है इनके थ्रू पहुँचने वाला है। ये एक्सचेंज मीडियम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, और आज़ा की फुजलात भी इन्हीं उरुक के ज़रिए खारिज होंगी, यानी जो वेस्ट होगा वो इनके थ्रू बाहर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर तीनों वेसल्स देख ली। उरुके शारिया से रिलेटेड हमें 2-4 पॉइंट जो याद रखने हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एक टाइनी ब्लड वेसल्स होंगे और एक एक्सचेंज मीडियम बनाएंगे जिसके थ्रू मटेरियल्स का एक्सचेंज होने वाला है। ये न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में, टिश्यू ऑर्गन तक न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और वेस्ट को बाहर निकालने में भी हेल्पफुल होंगे। अब आज़ाए मुफरदा में हम लास्ट टॉपिक आसाब को यानी नर्व्स को देखने वाले हैं। आसाब वो सफ़ेद लचकदार आज़ा होते हैं, यानी ये फ्लेक्सिबल होते हैं। लचकदार यानी फ्लेक्सिबल आज़ा हैं जो नरम होते हैं लेकिन टूटने में सख्त होते हैं। तो ये नरम होंगे लेकिन अगर टूटने के हिसाब से हम देखें तो ये क्या होंगे, सख्त होंगे, हार्ड होंगे, यानी आसानी से नहीं टूटने वाले हैं। और दिमाग और नुखा से उगते हैं, यानी इनका जो ओरिजिनेशन होगा ये ओरिजिनेट करेंगे, दीज विल ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम दिमाग और नुखा कह रहे हैं। और इनमें हिस्सो हरकत की कुव्वत पाई जाती है, यानी यहाँ पर दो तरह की हमें ताकत देखने को मिल रही है, कुव्वत मिल रही है। फर्स्ट इज़ हिस और दूसरी इज़ हरकत। तो हिस यानी तो इनमें एक सेंसरी कुव्वत है और एक दूसरी जो है जिसे मोटर कह रहे हैं। तो सेंसेशन जो है वो लेकर जाने का काम आसाब का होगा, यानी जो भी हमने सेंस किया है, एग्जांपल जैसे किसी चीज़ को टच किया या फिर कोई भी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमने जो भी सेंस किया है वो फंक्शन सेंसरी नर्व्स के थ्रू होगा, और दूसरा मोटर नर्व्स होंगी जो क्या करेंगी, फंक्शन कराएंगी, मूवमेंट कराएंगी। तो इसको हम मोटर कह रहे हैं। तो एक सेंसरी और एक मोटर फंक्शन। तो मेनली नर्व्स क्या हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। उसके अलावा ये इनका ओरिजिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से होगा, और इनका मेन जो फंक्शन है वो सेंसरी एंड मोटर फंक्शन है। दो तरह का फंक्शन, एक सेंसेशन को लेना और दूसरा इंफॉर्मेशन ले जाकर वहाँ पर मूवमेंट कराना। अब आसाब के यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दिमाग और नुखा से उगते हैं, तो इसका मीनिंग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आसाब के मेनली ये ओरिजिनेशन ही है, लेकिन यहाँ पर ये यूनानी में किस तरीके से ये लिख रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आसाब के उगने से मुराद ये है कि दिमाग व नुखा यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से इस तरह शुरू होते हैं जिस तरह से ज़मीन से दरख्त उगता है। तो जैसे अगर हम दरख्त की बात करें, अगर किसी ट्री की बात करें तो उसका जो रूट होता है वो क्या होता है, इट इज़ अंडर द सॉइल,
तो ज़मीन के अंदर जो होता है इसका रूट होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ज़मीन से दरख्त जिस तरह उगता है उसी तरह से ये उगने की यहाँ पर बात करें। और शाख दर शाख तकसीम होता है, यानी डिवाइड होता है, ब्रांचेज में डिवाइड होता चला जाएगा, फैलते हैं, जो आसाब नुखा से उठते हैं और वो भी दरअसल दिमाग ही से उठते हैं। यानी मेनली एक सेंटर होगा, एक मरकज़ होगा, इसलिए कि इनका मराकिज़ और जड़, तो इनका अगर हम सेंटर कहें या फिर इसकी जड़ कहें, यानी इसका जो रूट कहें, वो दर हकीकत क्या है, दिमाग में होता है। तो यानी एक सेंटर या रूट होगा, जिस तरह ट्री का रूट होता है वो दिमाग होगा, और वहाँ से बहुत सारे शाख दर शाख यानी ब्रांच वाइज डिवाइड करते करते ये आगे तक जाने वाले हैं। तो सिमिलरली ये भी कह रहे हैं कि आसाब जो हैं दिमाग से इसी तरीके से निकलते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि हुनैन इब्न इसहाक ने लिखा है कि आसाब का जौहर, यानी जो आसाब का जो मैटर होता है, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका कंस्टिट्यूएंट मैटर, यानी जिससे ये आसाब जो है बनते हैं, दिमाग का जौहर बिलाज नौयत और असलियत एक ही होता है। यानी अगर हम आसाब के कंस्टिट्यूएंट मैटर की बात करें और दिमाग के कंस्टिट्यूएंट मैटर की बात करें, तो अगर नौयत के हिसाब से यानी इसके नेचर के हिसाब से और इसकी असलियत यानी ओरिजिनलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होता है, एक ही किस्म का होता है, यानी एक दूसरे के सिमिलर होता है। इसलिए कि आसाब का जो सर चश्मा होता है, यानी जो आसाब हैं इसका जो सर चश्मा है, यानी इसका हम सोर्स कह लीजिए या फिर इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, दिमागी है। और इन दोनों में अगर कोई फ़र्क है तो महज ये कि आसाब सख्त होते हैं और दिमाग नरम होते हैं। यानी अगर हम दिमाग और आसाब को कंपेयर करें तो आसाब इनके मुकाबले में, दिमाग के मुकाबले में सख्त होगा, और इसी सख्ती की वजह से आसाब में आफात व ज़रबात की बर्दाश्त, यानी अगर इसके पास में कोई इंजरी होती है इसको, तो उसको वो आसानी से बर्दाश्त कर सकता है, यानी टॉलरेट कर सकता है। इसी वजह से, क्योंकि इसमें सख्ती दिमाग के मुकाबले में ज़्यादा है, तो वो दिमाग के मुकाबले में ज़्यादा टॉलरेट, इंजरी को ज़्यादा टॉलरेट भी कर पाता है। अब अबू सैल मसीह लिखते हैं कि आसाब के जौहर में नुमाया तौर पर मनाफिज होते हैं। यानी अगर इनके जौहर की बात करें तो इनके में बहुत सारे मनाफिज होने वाले हैं। बारीक बारीक नालियाँ या फिर ऐसा कह लीजिए होल्स हैं, बारीक बारीक नालियाँ हैं, वो किस तरह से होती हैं। और मनाफिज बर्दी नाम घास के मानिंद होते हैं। तो एक घास है जिसको हम बर्दी कहते हैं, इसको हम पैपिरस बोलते हैं। तो ये क्या है, एक घास है, या आप ऐसा कह लीजिए ये एक प्लांट है। अगर आप इसकी पिक्चर जाके सर्च करते हैं गूगल पे तो ये मिल जाएगी, तो हम उस पर समझेंगे कि उसमें जिस तरह के मुनाफिज यानी होल्स होते हैं, बिल्कुल उसी से इसको ये रिलेट करने की कोशिश करें। तो हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि इसमें होल्स होते हैं, लेकिन इनका जो रिलेशन है वो यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करें कि इनके मुनाफिज बर्दी नामी घास की तरह होते हैं, जो पेपरस नाम का प्लांट है उसकी तरह इसमें होल्स होते हैं, जैसा कि जालनूस ने अपनी किताब में बयान किया है। अब आसाब के मुनाफे और आसाब के हम फ़ायदे देख रहे हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आसाब के क्या मुनाफे होंगे। तो आसाब का सबसे बड़ी मुनफत ये है कि आसाब में हिस्स और हरकत की क़ुव्वत पाई जाती है। जैसा अभी हमने देखा कि आसाब की सबसे बड़ी मुनफत यानी एडवांटेज क्या होगी कि आसाब में हिस्स यानी सेंसेशन और हरकत यानी मूवमेंट यानी मोशन की क़ुव्वत पाई जाती है। तो जस्ट लाइक हम यहाँ पर सेंसरी एंड मोटर नर्व्स की बात हम कर रहे थे, तो बिल्कुल उसी से रिलेट हमें ये करना है। यानी हिस्स और हरकत का मबदा जो होता है, यानी हिस्स और हरकत का जो मबदा सोर्स यानी ओरिजिन जो होता है दिमाग और नुखा है, और दिमाग और नुखा और आज़ा के दरमियान ताल्लुक़ आसाब के ज़रिए होता है। यानी एक तरफ अगर हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड लिख दें, और दूसरी तरफ हम क्या लिख रहे हैं, आज़ा यानी ऑर्गन्स को लिख रहे हैं, तो इनके बीच में जो ताल्लुक़ होगा यानी जो रिलेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, वो आसाब के थ्रू होगा, यानी ये नर्व्स के थ्रू होने वाला है। तो एक सेंसरी फंक्शन होगा जो ऑर्गन से ब्रेन तक जाएगा, और एक सेंसरी फंक्शन यहाँ हम जैसे देख रहे हैं कि सेंसरी फंक्शन होगा जो ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जाएगा, और फिर एक मोटर नर्व्स के थ्रू यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी, और फिर मोटर फंक्शन ब्रेन से ऑर्गन्स तक जाएगा और ऑर्गन जो है मूव करने वाले हैं। तो जिसमें हिस्स और हरकत की पूरी क़ुव्वत पाई जाती है, और जो आज़ा की ज़रूरियात और हालात से दिमाग को बाखबर करती है, और फिर वहाँ से आसाब ही के ज़रिए क़ुव्वत तहरीक आज़ा में आता है। यानी ऑर्गन्स में जो मूवमेंट की जो पावर आती है वो इसी के थ्रू आती है। तो यहाँ पर ये किस चीज़ की बात करें, अगर ये पूरे सेंटेंस को हम करना चाहें तो हम ये पाथवे की बात कर रहे हैं। जैसा हम बिल्कुल ये इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जो रिफ्लेक्स की जब हम बात किया करते थे बायोलॉजी में, ये उसी से हम कर रहे हैं। तो ये एक पाथवे होता है। पाथवे क्या होगा, पाथवे ये होगा कि जैसे ही हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ, जैसे कोई गर्म ऑब्जेक्ट है उस पर हमारा हाथ चला गया, हमने उसे छुआ, तो क्या होने वाला है, वहाँ से सेंसेशन जो है वो हमारी बॉडी तक जाएगा। अब ये किसके थ्रू जाने वाला है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू। तो सबसे पहला हमने क्या करा, हॉट ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो उसको हमने छुआ, और इसकी वजह से
सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे पास में हमारी बॉडी तक क्या गया, सेंसेशन गया कि वो चीज़ गर्म है। उसके बाद क्या हुआ, वो इन्फॉर्मेशन एनालाइज किया गया, जब ब्रेन तक जाएगा और एनालाइज हुआ, एनालाइज होने के बाद से वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, मोटर नर्व्स के थ्रू वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ तक आई, ये इन्फॉर्मेशन हमारे मसल्स तक आई। और इन्फॉर्मेशन क्या थी कि इन्फॉर्मेशन ये थी कि हाथ को हटा लिया जाए, और इस केस में हम क्या करने वाले हैं, अपने हाथ को हम हटा लेंगे। तो ये पूरा पाथवे जिस तरीके से चलता है वैसे ही सेंसरी एंड मोटर नर्व जो है काम करती हैं। तो यहाँ पर जो आज़ाए मुफरदा जो है वो कंप्लीट हो गए। अब अगली वीडियो से हम मुरक्कब स्टार्ट करेंगे।